सुबह की अजान अभी खत्म ही हुई थी कि आसिफा की आंख खुल गई। बाहर आसमान पर हल्की नीलाहट फैल रही थी, मगर इसके दिल के अंदर हमेशा की तरह एक गहरा अंधेरा मौजूद था। वो सिर्फ 19 साल की थी, मगर जिंदगी की सख्तियों ने इसके चेहरे से बचपन की मासूमियत छीनकर वक्त से पहले संजीदगी बसा दी थी। इसके माँ बाप एक हादसे में बरसों पहले दुनिया छोड़ गए थे और तब से वो अपनी फूफू जुबैदा के घर पल रही थी। मगर वो घर इसके लिए पनाहगाह कम और खैर खाना ज्यादा था। सुबह आंख खुलते ही झाड़ू, बर्तन, कपड़े, चूल्हा, सफाई, पानी भरना, सब कुछ इसी के जिम्मे था। जुबैदा इसे कभी भतीजी नहीं समझी थी, बल्कि ऐसे हुक्म चलाती जैसे वो खरीदी हुई लौंडी हो। आसिफा ने कभी शिकायत न की, क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। इस दिन भी वो बावर्ची खाने में रोटियां पका रही थी कि जुबैदा की खरखत आवाज गूंजी, आसिफा जल्दी कर, अभी कपड़े भी धोने हैं। आसिफा ने धीमी आवाज में जी फूफू कहा और अपने आंसू जब्त कर लिए। इसकी खूबसूरती इसके लिए एक अजीब अजाब थी। दूध जैसा रंग, बड़ी सिया आंखें, लंबे घने बाल और ऐसा चेहरा कि देखने वाला पल भर को टहल जाए। मगर वो जानती थी कि खूबसूरती अगर गुर्बत के घर पैदा हो तो नेमत नहीं मुसीबत बन जाती है। रात को जब सब सो गए तो जुबैदा का शौहर शकील लड़खड़ाते कदमों से घर आया। इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, मगर इसकी आंखों में आज अजीब चमक थी। इसने जुबैदा को अलग ले जाकर कहा, अगर मैं कहूं कि हमारी सारी गुर्बत एक रात में खत्म हो सकती है तो? जुबैदा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? शकील ने धीरे से कहा, मेरा एक अमीर दोस्त है, बहुत बड़ा जमींदार। इसे यह खूबसूरत जवान लड़की चाहिए, सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए, और इसके बदले वो 50 लाख देगा। जुबैदा के चेहरे पर हैरत के साथ लालच भी उभर आया, मगर ऐसी लड़की कहाँ से आएगी? शकील के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हमारी आसिफा। यह नाम सुनते ही जुबैदा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर इसकी आंखों में चमक आ गई। मगर क्या वो मानेगी? शकील हंस पड़ा, इसकी मर्जी कौन पूछ रहा है? हमने ऐसे पाला है, अब वक्त है कि वो कर्ज चुकाए। जुबैदा के दिल में लम्हा भर को हल्की सी हिचकिचाहट उभरी, मगर 50 लाख का तस्वुर इसके जमीर पर गालिब आ गया। अगले दिन आसिफा को सब कुछ बताया गया। पहले तो इसे लगा शायद वो गलत सुन रही है, मगर जब हकीकत समझ आई तो इसके हाथों से पानी का जग गिर गया। फूफू, ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी अजनबी से, वो भी सिर्फ बच्चे के लिए? इसकी आवाज लरज रही थी। वो जुबैदा के कदमों में गिर गई। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं सब काम करूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करूंगी, मगर मुझे किसी अंधे आदमी के हवाले मत करें। जुबैदा ने इसे बेरहमी से झटक दिया। बहुत बोलने लगी हो, हमारी इज्जत का सवाल है, निकाह होगा और होकर रहेगा। इस रात आसिफा ने सारी रात रोते हुए गुजारी। वो सोचती रही कि क्या यही इसकी किस्मत थी। इसने हमेशा ख्वाब देखा था कि एक दिन कोई खूबसूरत नरमदिल इंसान इसका हाथ थामेगा, इसे मोहब्बत देगा, इसके आंसू पहुंचेगा। मगर अब इसे एक ऐसे शख्स के हवाले किया जा रहा था जिसे इसकी सूरत भी नजर नहीं आनी थी। चंद दिन बाद निकाह का दिन आ गया। आसिफा को दुल्हन के सुर्ख जोड़े में सजाया गया। इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, मगर वो इतनी हसीन लग रही थी कि हर देखने वाला दंग रह जाता। निकाह पड़ा गया और वो बिना मर्जी एक ऐसे रिश्ते में बांधी गई जिसे इसने कभी कबूल नहीं किया था। जब वो पहली बार अपने शौहर के महल नुमा घर पहुंची तो हैरान रह गए। वसीओ अरीज इमारत, ऊंची दीवारें, नौकरों की कतारें, मगर इस शान और शौकत में भी इसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। तभी दो औरतें इसके सामने आई। एक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम हो नई दुल्हन। ये सिमर थी, फहद की पहली बीवी। दूसरी आयशा। आयशा ने नफरत भरी नजरों से इसे देखा। खूबसूरती का बड़ा गुरूर होगा ना, देखते हैं कब तक रहता है। आसिफा इनकी नजरों से ही समझ गई कि ये दोनों इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। आसिफा अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। अचानक दरवाजा खुला।
एक लंबा कद आवाज मर्द अंदर दाखिल हुआ। हाथ में स्टिक थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। आसिफा का दिल जोर से धड़का। यही फहद था, इसका अंधा शौहर। वो इसके करीब आकर रुक गया। डरी हुई हो, इसकी आवाज गहरी और सर्द थी। आसिफा खामोश रही। फहद ने सख्त लहजे में कहा, मेरे सामने ये कमजोरियां मत दिखाना। मैंने तुमसे मोहब्बत के लिए शादी नहीं की। तुम यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए आई हो, मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए। ये अल्फाज आसिफा के दिल में तीर की तरह पियोसत हो गए। इसने सर झुका लिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फहद ने रुख मोड़ा और कहा, कल से इस घर के उसूल सीख लेना और याद रखना, मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं। दरवाजा बंद हुआ तो आसिफा बिस्तर पर बैठ गई। इसके दिल में एक ही ख्याल था, काश मेरी खूबसूरती को भी कभी खूबसूरत नसीब मिलता। और इसी लम्हे से अंदाजा नहीं था कि इस महल की दीवारों में ऐसे राज दफन होते हैं जो इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। अगली सुबह आसिफा की आंख इस वक्त खुली जब सूरज की रोशनी भारी मखमली पर्दों से छिनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। यह कमरा इसके लिए किसी ख्वाब जैसा था, मगर इस ख्वाब में सुकून नहीं था। रात भर वो जागती रही थी। कभी फहद के सर्द लहजे को याद करती, कभी अपनी किस्मत को कोसती। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर दूर तक सब्जा फैला हुआ था। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे, मगर इसके दिल के अंदर एक वीरानी बसी हुई थी। इसे यूं लगता था जैसे वो एक खूबसूरत पिंजरे में कैद परिंदा हो। कुछ ही देर बाद दरवाजा जोर से खुला और सिमर अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। यहाँ मलिका बनकर खड़ी हो, नीचे आओ, नाश्ते की मेज पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आसिफा खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। नीचे वसी डाइनिंग हॉल में फहद कुर्सी पर बैठा था। इसके सामने चाय रखी थी। वो हमेशा की तरह अपने स्टिक के सहारे बैठा था। चेहरे पर संजीदगी तारी थी। आयशा ने आसिफा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बड़ी नाजुक बनी फिरती है, देखते हैं कब तक ये नजाकत रहती है। आसिफा ने खामोशी से कुर्सी खींची ही थी कि फहद की सर्द आवाज सुनाई दी। इस घर के उसूल हैं, पहले सबको सलाम किया जाता है। आसिफा चौंक गई। इसने फौरन सर झुकाकर सलाम किया। फहद ने कोई जवाब ना दिया। इस लम्हे से शिद्दत से एहसास हुआ कि इस घर में इसकी हैसियत वाकई किसी नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। अगले कई दिन इसके लिए अजियतनाक साबित हुए। सिमर और आयशा हर वक्त इसे जलील करने के बहाने ढूंढते। कभी इसके कपड़ों पर एतराज, कभी इसके चलने के अंदाज पर तनस, कभी ये कि अंधे शौहर को लुभाने के लिए इतना सजने की क्या जरूरत है। आसिफा सब कुछ खामोशी से सहती रही। वो जानती थी कि जवाब देने की सूरत में इसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। एक रात जब वो कमरे में बैठी खामोशी अपने माँ बाप को याद कर रही थी, अचानक फहद अंदर आया। इसकी स्टिक की हल्की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आसिफा फौरन खड़ी हो गई। फहद इसके करीब आकर रुका और बोला, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? आसिफा ने नजरें झुका ली। खामोशी मेरे नसीब में है। फहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये घर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मगर कमजोर पड़ने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो पलट गया। आसिफा हैरान थी। इसके लहजे में पहली बार अजीब सी नरमी थी। दिन गुजरते गए। आसिफा ने महसूस किया कि फहद बाहर से जितना सख्त नजर आता है, अंदर से इतना बेहिस नहीं। कई बार वो सिमर और आयशा की तलख बातों को खामोशी से सुनकर भी आसिफा की तरफदारी कर देता। कभी नौकरों को हुक्म देता कि इसका ख्याल रखा जाए, कभी डॉक्टर को बुलवा लेता अगर इसे जरा सी भी तबीयत खराब महसूस होती, मगर वो फिर भी फासला रखता, जैसे दिल के गिर्द मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी हो। एक महीने बाद आसिफा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसे चक्कर आने लगे, मतली रहने लगी। डॉक्टर बुलाया गया। सब बेचैनी से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आसिफा उम्मीद से है, तो पूरा कमरा खामोश हो गया। अगले ही लम्हे फहद की आंखों में खुशी की अजीब चमक उभरी। इसने फौरन हुक्म दिया कि पूरे गांव में मिठाई बांटी जाए।
सिमर और आयशा के चेहरों का रंग उड़ गया। इनके लिए यह खबर किसी क़यामत से कम न थी। वो जानती थी कि अगर आसिफा ने वारिस को जन्म दे दिया तो इनकी हैसियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस रात आसिफा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसके दिल में अजीब सा बोझ था। क्या मैं वाकई सिर्फ एक वसीला हूँ, एक सौदा, एक मशीन? वो सुसक रही थी कि दरवाजा खुला। फहद अंदर आया। उसने आसिफा के आंसुओं की आहट महसूस की और करीब आकर पूछा, रो क्यों रही हो? आसिफा की जब्त की दीवार टूट गई। मैं यहाँ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाई गई हूँ। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं इतनी खूबसूरत ना होती, शायद फिर मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। फहद खामोशी से सुनता रहा। फिर वो अचानक इसके करीब आया। इसकी आवाज पहली बार बेहद नरम थी। तुम्हें इस हालत में ये सब सोचने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहो। आसिफा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी सांस रोक दी। फहद ने अपनी स्टिक एक तरफ फेंक दी और सीधा खड़ा हो गया। आसिफा के चेहरे का रंग उड़ गया। आप? फहद ने गहरी सांस ली। मैं अंधा नहीं हूँ। आसिफा इसके अल्फाज सुनकर आसिफा जैसे पत्थर की हो गई। फहद ने आहिस्ता आहिस्ता इसे पूरी हकीकत बतानी शुरू की। मेरी सौतेली माँ ने सिर्फ जायदाद के लिए मेरे बाप से शादी की थी। बाप ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मगर इसके बाद वो किसी और मर्द से ताल्लुक रखने लगी। एक रात मैंने इसे देख लिया। इस दिन से मैंने अंधे होने का ड्रामा शुरू किया ताकि इसकी हर साजिश को जान सकूं। वो रुका, फिर बोला, सिमर और आयशा की शादियां भी इसी ने करवाई। शादी से पहले इनके टेस्ट करवाए गए। वो जानती थी कि दोनों बांझ हैं। इसे यकीन था कि अगर मेरे यहाँ औलाद ना हुई तो वो किसी न किसी तरह जायदाद पर कब्जा कर लेगी। आसिफा हैरत से इसे देखती रही। और मेरी शादी? फहद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें भी वही लाई, मगर इस बार इसका मंसूबा उलट गया क्योंकि तुम उम्मीद से हो और अब वो तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने देगी। आसिफा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तो अब क्या होगा? फहद पहली बार इसके बिल्कुल करीब आया। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। अब हम दोनों मिलकर इस खेल को खत्म करेंगे। इसी लम्हे कमरे के बाहर हल्की सी छाप सुनाई दी। दोनों चौंक गए। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था और फहद फौरन समझ गया कि इनकी बातें किसी ने सुन ली हैं। फहद ने एक लम्हे में आसिफा का हाथ थामा और इशारे से खामोश रहने को कहा। दरवाजे के पीछे आहट अब भी मौजूद थी। कमरे में सन्नाटा ऐसा छा गया कि दोनों की सांसें की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। फहद ने तेजी से अपनी स्टिक दोबारा हाथ में पकड़ी, आंखों पर वही बेतासिर अंधापन तारी किया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने आयशा खड़ी थी। इसके चेहरे पर घबराहट नुमायां थी, मगर वो फौरन संभल गई। मैं तो बस आसिफा की खैरियत पूछने आई थी। इसे झूठ बोलते हुए नजरें चुराई। फहद ने अंधों जैसी बेतासिर नजरें इस समत घुमाई और सख्त लहजे में कहा, अगर खैरियत पूछनी थी तो दस्तक देकर आती। आयशा एक लम्हे रुकी, फिर तेजी से वहां से चली गई। दरवाजा बंद होते ही आसिफा घबरा कर बोली, इसने सब सुन लिया होगा। फहद के चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई। अगर इसने कुछ सुना है तो अब खेल खतरनाक हो चुका है, मगर तुम डरो मत, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये अल्फाज सुनकर आसिफा के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस महल में बिल्कुल तन्हा नहीं है। अगली सुबह पूरे घर का माहौल गैर मामूली था। सिमर और आयशा बार बार एक दूसरे को मानी खैज नजरों से देख रहे थे। नाश्ते की मेज पर फहद हमेशा की तरह खामोश बैठा था, मगर आसिफा को महसूस हो रहा था कि इसकी तमाम हवास चौंकने हैं। सौतेली माँ किशोर बेगम भी आज खास तौर पर खामोश थी। इसकी आंखों में वही सर्द मकार चमक थी जिसे देखकर आसिफा के दिल में खौफ सा जाग उठता था। नाश्ते के बाद किशोर बेगम ने बड़ी मोहब्बत से कहा, आसिफा बेटा, तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हें अपना और बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध भिजवाया है, इसे जरूर पीना। आसिफा चौंकी। इस औरत के लहजे में अचानक इतनी नरमी, इसे कुछ अजीब महसूस हुआ, मगर वो खामोश रही। रात को जब एक मुलाजिमा दूध लेकर आई तो आसिफा के हाथ कप कपा गए। जैसे ही वो गिलास उठाने लगी, फहद कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे को गिलास की खुशबू महसूस की और फौरन चौंक गया। रुको, इसकी आवाज इतनी सख्त थी
کہ آصفہ سہم گئی۔ فہد نے فوراً گلاس چھین لیا اور اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ چند لمحوں بعد نیچے صحن میں ایک بلی وہ دودھ چاٹنے لگی اور پھر چند سیکنڈ میں تڑپ کر مر گئی۔ آصفہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ فہد کے چہرے پر غصے کی سخت لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا وہ لوگ جلدی وار کریں گے، مگر اتنی جلد؟ آصفہ کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ میرے بچے کو مارنا چاہتے تھے۔ فہد نے پہلی بار اس کے کھندے تھامے۔ ہاں، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آصفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت ڈر رہی ہوں، فہد نے دھیرے سے کہا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ آصفہ نے اس کی آواز میں محض ذمہ داری نہیں بلکہ خلوص محسوس کیا۔ اگلے دن فہد نے اپنے قابل اعتماد وکیل حمزہ کو خفیہ طور پر بلایا۔ آصفہ پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کشور بیگم کی ہر حرکت کا ثبوت جمع کیا جائے، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ میں کافی عرصے سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ان کا ایک شخص سے مسلسل رابطہ ہے، شاید وہی ان کا اصل ساتھی ہے۔ فہد کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ کھیل اب ختم ہوگا۔ ادھر کشور بیگم کو یقین ہو چکا تھا کہ زہر ناکام ہونے کے باوجود آصفہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہے گی۔ اس نے سمر اور عائشہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اگر آصفہ نے بچہ پیدا کر دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ سمر نے بے چینی سے پوچھا، تو اب کیا کریں؟ کشور بیگم کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ حادثہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ چند دن بعد آصفہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہوا میں خنکی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے زور سے اسے دھکا دیا۔ وہ چیختی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گری، مگر اگلے ہی لمحے ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ یہ فہد تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو آصفہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سیڑھیوں پر سمر کھڑی کانپ رہی تھی۔ یہ حادثہ تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ فہد نے پہلی بار اس کی طرف سیدھی آنکھوں سے دیکھا۔ سمر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تو تم اندھے نہیں ہو؟ فہد کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ اب تم لوگوں کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ سمر خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور بھاگتی ہوئی کشور بیگم کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ آصفہ ابھی تک فہد کی بازوؤں میں تھی۔ اس کا دل زور دھڑک رہا تھا۔ وہ فہد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور پہلی بار اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے فکر دکھائی دی۔ فہد نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ آصفہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ نہ ہوتے تو؟ فہد نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر آصفہ کے دل میں کچھ بدل گیا۔ اس رات پہلی بار اس نے فہد کے لیے دعا کی اور اسی رات کشور بیگم نے اپنے آخری اور سب سے خطرناک منصوبے کی تیاری شروع کر دی۔ رات پورا محل عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھار بجلی چمکتی تو پورا صحن لمحہ بھر کے لیے روشن ہو اٹھتا۔ آصفہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دن بھر کے واقعات گردش کر رہے تھے۔ فہد نے جس طرح اسے گرنے سے بچایا تھا، اس لمحے کی شدت اب تک اس کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس گھر میں محض ایک سودا نہیں بلکہ کسی کی فکر کا مرکز بھی بن چکی ہے۔ اس کے دل میں انجانا سا سکون اترنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی موجود تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کشور بیگم اب خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ادھر دوسری طرف کشور بیگم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سمر اور عائشہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور ان کے چہروں پر گھبراہٹ واضح تھی۔ کشور بیگم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اگر اب بھی آصفہ بچ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پوری جائیداد اس کے بچے کے نام ہو جائے گی اور تم دونوں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دی جاؤ گے۔ سمر نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو کشور بیگم کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری اور اس نے دھیرے سے کہا کہ آج رات ایسا حادثہ ہوگا جس پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ آدھی رات کے قریب آصفہ کو اچانک نیند سے گھٹن کے احساس نے جگا دیا۔ کمرے میں دھواں بھر چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے کے نیچے سے شعلوں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔
धुआं तेजी से कमरे में भर रहा था, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। आसिफा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इसकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। चंद लम्हों बाद बाहर भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से तोड़ा गया और अगले ही लम्हे फहाद शोलों के बीच अंदर दाखिल हुआ। इसने एक पल जाया किए बगैर आसिफा को अपने बाजुओं में उठाया और धुएं से भरते कमरे से बाहर निकल कर आया। नीचे सहन में पहुंचते ही आसिफा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो फहद के सीने से लगी हुई थी और वो बार बार बेचैनी से इसका नाम पुकार रहा था। इसकी आंखों में वो खौफ था जो सिर्फ किसी अपने को खोने के डर से पैदा होता है। आसिफा ने कमजोर आवाज में कहा कि मैं ठीक हूँ, तो फहद ने इसे और मजबूती से थाम लिया और इसकी आवाज लरस गई कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना करता। ये पहली बार था कि फहद के लहजे में बेसाख्ता मोहब्बत साफ महसूस हो रही थी। आसिफा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी। फहद ने धीरे से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा कि शुरू में तुम मेरे लिए सिर्फ एक जरूरत थी, एक वारिस की माँ, मगर तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी खामोश तकलीफ ने मेरे दिल की हर दीवार तोड़ दी। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो शायद मैं जिंदा न रह सकूं। ये सुनकर आसिफा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कभी सोचा भी ना था कि वो शख्स जिसे वो सख्त दिल समझती थी, इसके दिल में इसके लिए इतनी गहरी जगह बना चुका है। इस लम्हे इसके अंदर बरसों की उदासी जैसे पिघलने लगी। सुबह होते ही फहद ने पूरे घर को मरकजी हाल में जमा किया। इसके चेहरे पर ऐसा रोब था कि कोई नजरें उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सका। इसने ऐलान किया कि आसिफा के कमरे में लगने वाली आग हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। किशोर बेगम ने फौरन इनकार किया, मगर फहद ने हाथ के इशारे से हमजा को बुलाया। हमजा ने सबके सामने महल के राहदारियों की खुफिया कैमरे रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात गए आयशा आसिफा के कमरे के बाहर तेल छिड़क रही थी और सिमरत दरवाजा बाहर से बंद कर रही थी, जबकि कुछ फासले पर किशोर बेगम खड़ी निगरानी कर रही थी। यह मंजर देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। सिमर और आयशा कांपने लगी। किशोर बेगम ने गुस्से से चीख कर कहा कि यह सब झूठ है, मगर इसी लम्हे फहद ने यह कॉल सबूत सामने रख दिया। हमजा ने कुछ दस्तावेजात मेज पर रखे जिनमें किशोर बेगम की खुफिया बैंक अकाउंट्स, इसके नाजायज ताल्लुकात और जायदाद हथियाने के मंसूबों की तफसील मौजूद थी। किशोर बेगम के चेहरे से सारा गुरूर उतर गया, मगर इसने फिर भी आखिरी बार किया। वो जोर से हंसी और बोली कि तुम चाहे जितना मर्जी सच सामने ले आओ, ये राज ऐसा है जो तुम्हें कभी सुकून से नहीं जीने देगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। इसने जहर भरे लहजे में कहा कि फहद, तुम इस जायदाद के असल वारिस हो ही नहीं। यह सुनते ही सबके कदमों तले से जमीन निकल गई। फहद का चेहरा सख्त हो गया। किशोर बेगम ने बताया कि इसके बाप ने मरने से कुछ दिन पहले ही एक वसीयत छपाई थी, जिसमें लिखा था कि अगर कभी फहद की औलाद पैदा हो तो पूरी जायदाद इसी वारिस को मुंतकिल हो जाएगी। और यही वजह थी कि वो किसी भी कीमत पर आसिफा के बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहती थी। मगर साथ ही इसने ये कौ चौंका देने वाला इंशिकाफ किया कि फहद के बाप को जहर भी इसी ने दिया था। ये सुनकर पूरा हॉल सकते में आ गया। फहद की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से किशोर बेगम की तरफ बढ़ा, मगर आसिफा ने इसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स ने जैसे फहद के अंदर का तूफान थाम लिया। आसिफा ने नम आंखों से इसे देखा और आहिस्ता से कहा कि अब बदला कानून लेगा, आप नहीं। फहद ने गहरी सांस ली। इसी लम्हे पुलिस अंदर दाखिल हुई। किशोर बेगम, सिमर और आयशा को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते किशोर बेगम ने नफरत भरी नजरों से आसिफा को देखा, मगर अब बाजी हमेशा के लिए पलट चुकी थी। सब कुछ खत्म होने के बाद रात के फहद खामोशी से आसिफा के पास आया। बाहर बारिश हो रही थी। इसने धीरे से आसिफा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि शायद मैंने तुम्हें इस रिश्ते की इब्तिदा में बहुत दुख दिए, मगर आज मैं तुमसे दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। क्या तुम मुझे माफ करके मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? आसिफा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने अपना हाथ फहद के हाथ पर रख दिया। इस लम्हे दोनों जानते थे कि अंधेरों का सफर खत्म हो चुका था, मगर किस्मत ने अभी इनके लिए एक और इम्तिहान छुपा रखा था, क्योंकि आसिफा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने ऐसी खबर दी जिसने दोनों के दिल दहला दिए।
डॉक्टर की बात सुनते ही कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। आसिफा बिस्तर पर नीम दराज थी और फहाद इसके करीब खड़ा बेचैनी से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा कि हमल में पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। आसिफा की हालत कमजोर है और अगले चंद महीने बेहद एहतियात का तकाजा करते हैं। जरा सी लापरवाही माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये सुनकर फहद के कदम जैसे जमीन में गिर गए। इसने फौरन पूछा कि जो भी इलाज मुमकिन हो वो किया जाए, चाहे कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। डॉक्टर ने यकीन दिलाया कि पूरी कोशिश की जाएगी, मगर आसिफा को ज़हनी सुकून और मुकम्मल आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। आसिफा ने धीरे से फहद की तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार बेबसी थी। वह आहिस्ता इसके करीब आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया और इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इसकी उंगलियों की गिरफ्त में अजीब सी बेचैनी थी। इसने धीमी आवाज में कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर अब तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आसिफा ने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि ये शख्स अब सिर्फ इसका शौहर नहीं बल्कि इसकी पनाह बन चुका है। इस दिन के बाद फहद मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो कारोबारी मामलात छोड़कर ज्यादातर वक्त आसिफा के साथ गुजारने लगा। सुबह वो खुद इसके लिए नाश्ता चेक करता, दवाइयां वक्त पर देता, डॉक्टर से मुसलसल राबिते में रहता और हर लम्हा इसकी कैफियत पर नजर रखता। आसिफा के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम न था। वो अक्सर हैरान होती कि यही वो शख्स है जिसने पहली रात इसे सर्द लहजे में कहा था कि वो सिर्फ बच्चे की खातिर इसके करीब आया है। अब इसी की आंखों में हर लम्हा इसके लिए फिक्र और मोहब्बत झलकती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। आसिफा का 7वां महीना शुरू हुआ तो इसकी तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। एक शाम वो बाग में बैठी हल्की हवा महसूस कर रही थी कि फहद खामोशी से इसके पास आकर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर फहद ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम जानती हो मैंने बरसों अंधे होने की अदाकारी की, मगर असल अंधा मैं अपने दिल के मामले में था। मैं मोहब्बत को कमजोरी समझता था, मगर तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत ही असल ताकत है। आसिफा की पलकें झुक गई। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने पहली बार दिल से कहा कि शायद किस्मत ने मुझे तुम तक लाने के लिए ही इतने अंधेरे दिखाए थे। फहद ने इसकी तरफ देखा, फिर इसका हाथ चूम लिया। वो लम्हा दोनों की जिंदगी में यह खामोश इख्तिलाफ बन गया, मगर सुकून की ये घड़ियां ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक रात आसिफा को अचानक शदीद दर्द उठा। इसकी चीख सुनकर पूरा घर जाग उठा। फहद घबराकर कमरे में दाखिल हुआ तो आसिफा पसीने में भीगी हुई दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर को फौरन बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने संजीदा आवाज में कहा कि बच्चे की खबर अज वक्त पैदाइश का खदशा है, फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। फहद के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर आसिफा को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही आसिफा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फहद बाहर बेचैनी से टहल रहा था। हर गुजरता लम्हा इसे कयामत लग रहा था। इसकी मुट्ठियों में पसीना भर चुका था। इसके ज़हीन में मुसलसल एक ही दुआ थी कि खुदा इसकी दोनों अमानतों को सलामत रखे। घंटों जैसे सदियों में बदल गए। फिर अचानक डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसने कहा कि हालात नाजुक है, हमें एक फैसला लेना पड़ सकता है। अगर पेचीदगी बढ़ी तो शायद माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना मुमकिन हो। ये सुनकर फहद की दुनिया जैसे रुक गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसने कांपती आवाज में कहा कि मुझे दोनों चाहिए। डॉक्टर ने बेबसी से सर झुका लिया और वापस अंदर चला गया। फहद दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार वो मुकम्मल तौर पर टूट गया था। इसके सामने इसके बाप की मौत, सौतेली माँ की साजिशें, बरसों की तन्हाई सब एक तरफ थी और दूसरी तरफ आसिफा की मुस्कुराहट। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर आसिफा को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को संभाल नहीं सकेगा। कई घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक नर्स नन्हे बच्चे को गोद में लिए बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। फहद के चेहरे पर एक लम्हे को खुशी की चमक आई, मगर फौरन इसने बेचैनी से पूछा, आसिफा कैसी है? नर्स से खामोश हो गई। फहद के दिल की धड़कन रुक गई। इसी लम्हे डॉक्टर बाहर आया और धीमी आवाज में कहा कि आसिफा की हालत इंतहाई नाजुक है। वो होश में तो है मगर शायद ज्यादा देर नहीं।
یہ سن کر فہد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ فوراً اندر بھاگا۔ آصفہ سفید بستر پر بے حد کمزور پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آصفہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ فہد نے روتے ہوئے کہا کہ بالکل تمہاری طرح خوبصورت۔ آصفہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اسے بتانا کہ اس کی ماں نے اسے بہت چاہا تھا۔ فہد نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسی بات دوبارہ مت کہنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر آصفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار کھل کر کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ فہد یہ الفاظ سنتے ہی فہد جھک گیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا، مگر اسی لمحے مانیٹر کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹرز اندر دوڑے۔ فہد کو باہر نکال دیا گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا کانپتے دل کے ساتھ صرف ایک خبر کا انتظار کر رہا تھا، اور چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فہد کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر فہد کا سانس جیسے رک گیا۔ اس کے ہونٹ خوش ہو گئے اور دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے پورا ہاسپٹل، لوگوں کی آوازیں، مشینوں کی بیپ، سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ وہ صرف ڈاکٹر کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اگلے الفاظ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہوں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لے کر کہا کہ حالت بہت نازک تھی، مگر خدا کا شکر ہے ہم نے آصفہ کو بچا لیا ہے۔ ابھی وہ بے حد کمزور ہے اور اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، مگر خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فہد کے جسم سے جیسے ساری طاقت نکل گئی۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو سکون کے تھے، شکر کے تھے، اور اس خوف کے بعد پیدا ہونے والے تھے جس نے ابھی ابھی اس کی روح کو ہلا دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور پہلی بار پوری عاجزی سے سجدہ شکر ادا کرنے کو جی چاہا۔ کچھ دیر بعد اسے آصفہ کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ آصفہ کمزور اور زرد چہرے کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی، مگر اس کی سانسیں اب پرسکون تھی۔ اس کے قریب ننھا سا بچہ شیشے کی بیڈ میں سو رہا تھا۔ فہد چند لمحے دروازے پر کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں یہ ایسی کیفیت تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی تاریکی کے بعد پہلی بار زندگی نے اسے مکمل روشنی دی ہو۔ وہ آہستہ سے آصفہ کے قریب گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر سرگوشی کی کہ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت دی ہے۔ آصفہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی کمزور پلکوں کے پیچھے وہی مانوس معصومیت تھی۔ اس نے دھیرے آواز میں پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ فہد کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے ننھے سے وجود کو اٹھا کر آصفہ کے قریب کیا۔ آصفہ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ ننھا سا چہرہ واقعی بے حد خوبصورت تھا، گلابی رنگت، نرم نخوش اور بند پلکیں۔ آصفہ نے کانپتے ہاتھ سے اس کے رخسار کو چھوا اور مسکرا دی۔ اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں محض ایک سودا نہیں رہی، وہ اب ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جس کے موجود سے ہی ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا۔ فہد نے آصفہ کے قریب بیٹھ کر کہا کہ میں نے اس کا نام سوچ لیا ہے۔ آصفہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فہد مسکرایا اور بولا کہ اس کا نام نور ہوگا، کیونکہ اس نے ہماری زندگی کے سارے اندھیرے ختم کر دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی آصفہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ نام بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ فہد مسکرا دیا۔ پھر پہلی بار اس نے دل کی گہرائی سے آصفہ کے سامنے اپنی ماضی کا وہ حصہ کھولا جسے وہ برسوں سے اپنے اندر دفن کیے بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ باپ کی موت کے بعد اس نے ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں محبت جیسی کوئی چیز نہیں، ہر رشتہ مفاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے خود کو سخت مزاج اور سخت بنا لیا تھا۔ مگر آصفہ کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر کی برف پگھلنے لگی۔ اس کی خاموشی، صبر اور معصوم آنکھوں میں چھپی تکلیف نے اس کے دل کو بدل دیا۔ آصفہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ میں نے بھی ہمیشہ یہی سوچا تھا
کہ خوبصورتی میرے لیے عذاب ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ صرف میری صورت دیکھتے ہیں، میرے دل کو نہیں، مگر تم نے پہلی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میں صرف ایک چہرہ نہیں بلکہ ایک مکمل وجود ہوں۔ یہ سن کر فہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان وہ سب دیواریں گر چکی تھی جو ماضی نے کھڑی کی تھی۔ چند دن بعد آصفہ اور نور کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ محل پہلی بار حقیقی خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ نوکر خوش تھے، ہر طرف مبارکباد دی جا رہی تھی اور فہد کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ مگر ان خوشیوں کے درمیان ایک نیا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک شام جب فہد اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ قانونی کاغذات دیکھ رہا تھا، حمزہ تیزی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش نمایاں تھی۔ اس نے بتایا کہ کشور بیگم نے جلد سے اپنے پرانے ساتھیوں کے ذریعے ایک نئی چال چل دی ہے۔ اس نے جائیداد کے کچھ جعلی کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ نور فہد کا بچہ نہیں۔ یہ سنتے ہی فہد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ مگر اس بار معاملہ صرف جائیداد کا نہیں تھا، اس کی بیوی اور بچے کی عزت کا تھا۔ جب آصفہ کو یہ خبر ملی تو وہ شدید صدمے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ میری پاکیزگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ فہد فوراً اس کے قریب آیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری عزت پر حرف نہیں لا سکتی۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی رات فہد نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہوگی۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھا کرنے شروع کر دیے، ڈی این اے ٹیسٹ، قانونی دستاویزات اور کشور بیگم کے پرانے جرائم کے ریکارڈ۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا قدم فیصلہ کن ہوگا۔ ادھر آصفہ رات کو اپنے بیٹے نور کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک مضبوط یقین بھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی نے جتنے اندھیرے دیکھے اب ان سب کا حساب ہونے والا ہے۔ اس نے نور کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں دعا کی کہ خدا ان کے چھوٹے سے خاندان کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ اگلے ہی دن عدالت میں ایسا انشقاق ہونے والا تھا جو سب کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اگلی صبح شہر کے سب سے بڑی عدالت کے باہر غیر معمولی ہجوم تھا۔ فہد کے خاندان کی جائیداد کا مقدمہ پہلے ہی لوگوں کی دلچسپ کا مرکز بن چکا تھا، مگر اب جب کشور بیگم نے نور کی نسبت پر سوال اٹھایا تھا تو ہر طرف چھے موگیاں ہو رہی تھی۔ آصفہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کو ایک دن 50 لاکھ میں بیچ دیا گیا تھا آج وہ اتنے بڑے امتحان کے بیچ کھڑی ہوگی، جہاں اس کی عزت، اس کے بچے کا مستقبل اور اس کی پوری زندگی دوپر لگی ہوگی۔ عدالت کے باہر کھڑی وہ اپنے ہاتھوں میں نور کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ فہد نے خاموشی سے اس کے کھندے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایسی طاقت تھی کہ آصفہ کو کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے سر اٹھا کر فہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، ایسا عزم جو کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عدالت کے اندر ماحول شدید تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ کشور بیگم اپنے وکیل کے ساتھ پر اعتماد انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مکاری بھری مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، اس کے وکیل نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں دعویٰ کیا کہ نور فہد کا حقیقی وارث نہیں اور آصفہ نے سازش کے تحت کسی اور کے بچے کو فہد کے نام سے منسوب کیا ہے تاکہ جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ الزام سنتے ہی عدالت میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ آصفہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ فہد نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایسا یقین تھا کہ آصفہ کی ہمت بے حال ہو گئی۔ فہد کے وکیل حمزہ نے ایک ایک الزام کا جواب انتہائی اعتماد سے دیا۔ اس نے عدالت کے سامنے ڈی این اے رپورٹ پیش کی جس میں واضح تھا کہ نور فہد ہی کا بیٹا ہے۔ رپورٹ دیکھتے ہی کشور بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اچانک کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے پاس ایسا ثبوت ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ اس کے اشارے پر ایک ادھیڑ عمر شخص عدالت میں داخل ہوا۔ آصفہ نے اسے دیکھتے ہی چونک کر پہچان لیا۔ یہ اس کی پھپھو کا شوہر شکیل تھا۔ شکیل نے جھوٹی قسم کھا کر بیان دیا کہ آصفہ شادی سے پہلے ایک نامعلوم شخص سے تعلق رکھتی تھی اور نور اسی کا بچہ ہے۔ یہ سنتے ہی آصفہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے اختیار چیخ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز
درد سے لرز رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ساری زندگی ایک بار پھر اسی اندھیرے میں ڈھکیل دی گئی ہو جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں فہد پر تھی۔ کشور بیگم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب فہد کے دل میں شک پیدا ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ فہد پورے وقار سے کھڑا ہوا اور جج کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے اپنی بیوی کی پاکیزگی پر مکمل یقین ہے۔ دنیا کا کوئی جھوٹ، کوئی الزام، کوئی سازش میرے اعتماد کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اس نے پلٹ کر آصفہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے حد خلوص تھا۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر کبھی پوری دنیا بھی آصفہ کے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں اس کی سچائی کو جانتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آصفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس محبت کے یقین کے تھے جس کی اسے ہمیشہ خواہش تھی۔ حمزہ نے فوراً اگلا ثبوت پیش کیا۔ اس نے عدالت میں یہ خفیہ آڈیو ریکارڈنگ چلائی۔ اس میں صاف سنائی دے رہا تھا کہ کشور بیگم اور شکیل ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ کشور بیگم اسے جھوٹی گواہی دینے کے بدلے بڑی رقم کا وعدہ کر رہی تھی۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ شکیل کے چہرے سے سارا رنگ اڑ گیا۔ جج نے سخت لہجے میں اس سے وضاحت طلب کی۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ ٹوٹ گیا اور سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ آصفہ کو 50 لاکھ کے اووز بیچنے کا منصوبہ بھی اسی کا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ آصفہ کو 50 لاکھ کے اووز بیچنے کا منصوبہ بھی اسی کا تھا اور کشور بیگم نے اسے عدالت میں جھوٹ بولنے کے لیے خریدا تھا۔ یہ سن کر آصفہ کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری راتیں گھوم گئی جب وہ پھپھو کے گھر بے بسی سے روتی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو شدید درد اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے بیٹے نور کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اب وہ وہی کمزور لڑکی نہیں رہی، مگر اصل چونکا دینے والا انشقاق بھی باقی تھا۔ حمزہ نے عدالت میں ایک اور دستاویزات پیش کی۔ یہ فہد کے مرحوم والد کی اصل وصیت تھی جو برسوں سے چھپائی گئی تھی۔ اس میں نہ صرف یہ درج تھا کہ پوری جائیداد فہد اور اس کی اولاد کی ملکیت ہوگی، بلکہ اس میں ایک اور حیران کن حقیقت لکھی تھی۔ وصیت کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں فہد کے والد نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے زبیدہ یعنی آصفہ کی پھوپھو کے مرحوم بھائی یعنی آصفہ کے والد کے ساتھ کاروباری دھوکہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں آصفہ کے والد مالی بحران کا شکار ہوئے اور بالآخر حادثے کا شکار ہو گئے۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر کبھی قسمت فہد اور آصفہ کو ملا دے تو یہ دراصل خدا کی طرف سے ان کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ یہ انشقاق سن کر پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ آصفہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے یوں لگا جیسے اس کی پوری زندگی کا راز ایک لمحے میں کھل گیا ہو۔ وہ فہد کی طرف دیکھنے لگی۔ فہد کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ اس نے آہستہ سے آصفہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں آج ہی معلوم ہوا ہے۔ اگر میرے باپ کی غلطی کی وجہ سے تمہارا خاندان نے تکلیف اٹھائی تو میں ساری عمر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آصفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں نفرت نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ جو ہو چکا وہ ماضی ہے۔ شاید قسمت نے ہمیں اسی لیے ملایا تاکہ سب حساب برابر ہو جائے۔ جج نے تمام ثبوتوں کی روشنی میں کشور بیگم، شکیل اور اس سازش میں شریک تمام افراد کو سخت سزا سنائی۔ عدالت میں فیصلہ فہد اور آصفہ کے حق میں آیا۔ نور کو قانونی طور پر واحد وارث تسلیم کر لیا گیا، مگر جیسے ہی سب لوگ عدالت سے باہر نکلنے لگے، کشور بیگم نے اچانک پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی چادر سے ایک پسٹول نکالا اور سیدھا آصفہ کی طرف تان دیا۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا اور اگلے ہی لمحے گولی چل گئی۔ گولی چلنے کی آواز نے پوری عدالت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آصفہ نے صرف اتنا دیکھا کہ کشور بیگم کی آنکھوں میں جنون بھرا ہوا تھا اور پسٹول سیدھا اس کی طرف تانا گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فہد بجلی کسی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ گولی سیدھی فہد کے سینے میں لگی، اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ فہد! آصفہ کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے احتیاط میں گونج اٹھی۔ اس کے ہاتھوں سے نور تقریباً چھوٹ گیا، مگر اس نے فوراً اسے سنبھالا اور گھٹنوں کے بل فہد کے پاس جا گری۔ فہد کے سفید لباس پر خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آصفہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔
इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो बेबसी से बार बार इसका नाम पुकार रही थी। किशोर बेगम को फौरन पुलिस ने काबू कर लिया, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी शिकस्ता वहशत थी। वो चीख रही थी कि अगर जायदाद मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। इधर फहद की सांसें भारी होती जा रही थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। इसकी नजरें आसिफा के चेहरे पर ठहर गई। इसने लरसते हाथ से आसिफा के गाल को छुआ और धीमी आवाज में कहा कि रोना मत, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आसिफा की हिचकियां बन गई। इसने कांपती आवाज में कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगे। फहद ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ नूर की तरफ देखा, जो मुसलसल रो रहा था। इसकी पलकों में नमी उतर आई। इसने कहा कि अगर मैं ना रहा तो हमारे बेटे को बताना कि इसका बाप इससे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। नहीं, आसिफा ने चीख कर इसके होठों पर हाथ रख दिया। ऐसी बात मत करो। एम्बुलेंस आ चुकी थी। फहद को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आसिफा पूरे रास्ते के साथ बैठी, इसका हाथ मजबूती से थामे रही। इसके दिल में बस एक ही दुआ थी कि खुदा इससे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी न छीने। हॉस्पिटल पहुंचते ही फहद को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ तो आसिफा बाहर दीवार के साथ लगकर बैठ गई। नूर इसकी बाहों में था, मगर इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे यूं लग रहा था जैसे किस्मत एक बार फिर इसे आजमाइश के इसी दिहाने पर ला खड़ा कर रही है, जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकली थी। घंटों गुजर गए। हर गुजरता लम्हा इसके लिए सदी बन गया। इसके जहन में फहद के साथ गुजरा हर लम्हा फिल्म की तरह चल रहा था। पहली रात की सर्दी, इसका राज, इसकी हिफाजत। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर थकन नुमायां थी। आसिफा फौरन उठ खड़ी हुई। इसकी टांगें लरज रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा कि गोली दिल के बहुत करीब लगी थी। हमने पूरी कोशिश की है, मगर अगले 12 घंटे फैसला किन होंगे। अगर फहद ने होश न संभाला तो। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई, मगर आसिफा सब समझ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता फहद के कमरे में दाखिल हुई। वो बेहिस्सो हरकत सफेद बिस्तर पर पड़ा था। मशीनों की आवाजें इस खामोशी को और खौफनाक बना रही थी। आसिफा इसके करीब बैठी और इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो हाथ जो हमेशा इसे ताकत देता था, आज बेजान सा पड़ा था। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसने झुककर फहद के कान में धीरे से कहा कि तुमने मुझे अंधेरों से निकाला, मुझे जीना सिखाया, मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी। अब तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए, नूर के लिए। इसी लम्हे फहद की उंगलियां हल्की सी जंबिश में आई। आसिफा चौंक उठी। इसने फौरन इसका चेहरा देखा। इसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे वो आवाजों की दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रहा हो। आसिफा के दिल में उम्मीद की किरण जागी। इसने रोते हुए इसका हाथ चूम लिया और मुसलसल इसका नाम पुकारने लगी। कई मिनट बाद फहद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसकी धुंधली नजरों ने सबसे पहले आसिफा को देखा। इसके होठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट आई। इसने बामुश्किल सरगोशी की कि लगता है खुदा को भी हमारी मोहब्बत मंजूर है। आसिफा बेख्तियार रोते हुए हंस पड़ी। इसने इसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। अगले चंद दिनों में फहद की हालत बेहतर होने लगी। खतरा टल चुका था। आसिफा ने एक लम्हे के लिए भी इसका साथ नहीं छोड़ा। नूर को गोद में लिए वो अक्सर इसके बिस्तर के करीब बैठी और खामोशी से इसे देखती रहती। इन दिनों में दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो चुका था जो हर आजमाइश से गुजरकर मजीद मजबूत हो गया था। मगर किस्मत ने इनके लिए एक आखिरी इम्तिहान भी अभी बाकी रखा था। जिस रात फहद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, हमजा घबराहट में कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरा परेशानी से जर्द पड़ा हुआ था। इसने कहा कि किशोर बेगम ने जेल जाने से पहले एक ऐसी दस्तावेजात छुपाई थी जिसमें एक ऐसा राज दर्ज है जो न सिर्फ फहद बल्कि नूर की पूरी जिंदगी बदल सकता है। फहद और आसिफा एक दूसरे को हैरत से देखने लगे और जब हमजा ने वो राज बताया तो दोनों के होश उड़ गए। हमजा के अल्फाज सुनकर कमरे में एक लम्हे को ऐसी खामोशी छा गई कि मशीनों की हल्की सी आवाज भी बहुत बुलंद महसूस होने लगी। फहद नींद दराज हालत में बिस्तर पर था। आसिफा इसके करीब नूर को गोद में लिए बैठी थी। दोनों की नजरें हमजा के हाथ में मौजूद फाइल पर जमी थी। हमजा ने आहिस्ता से फाइल खोली और संजीदा लहजे में कहा कि
किशोर बेगम ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वसीयतनुमा बयान तैयार करवाया था। इसमें इसने अपने तमाम जराइम के साथ एक ऐसा राज भी लिखवाया है जो बरसों से छुपाया गया था। फहद की भवें सुकड़ गई। इसने खदरे सख्त लहजे में पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा राज है। हमजा ने गहरी सांस ली और कहा कि आसिफा के वालिद का हादसा दरअसल हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में सिर्फ किशोर बेगम ही नहीं, बल्कि फहद के मरहूम वालिद के कारोबारी साथी भी शामिल थे। ये सुनते ही आसिफा का दिल जैसे रुक गया। इसके जहीन में अपने वालिद का मुस्कुराता चेहरा उभर आया। वो बरसों से यही समझती आई थी कि एक हादसे ने इसके माँ बाप को इससे छीन लिया, मगर अब हकीकत कुछ और थी। इसकी आंखों में दर्द उतर आया। इसने कांपती आवाज में पूछा कि क्यों। हमजा ने बताया कि आसिफा के वालिद एक ईमानदार शख्स थे और उन्होंने एक बड़े माली फ्रॉड का राज जान लिया था। वह इस राज को सबके सामने लाने वाले थे, मगर इन्हें रास्ते से हटा दिया गया। किशोर बेगम ने अपने बयान में एतराफ़ किया था कि फहद के वालिद ने बराह रास्त कत्ल का हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने खामोश रहकर इस जुर्म को होने दिया। यही वो गुनाह था जिसका बोझ वो सारी जिंदगी उठाते रहे और मरने से पहले खत में अपनी निदामत का इजहार कर गए। ये सुनकर आसिफा की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों की बेबसी, महरूमी और दर्द एक लम्हे में इसके सामने जिंदा हो गए। इसने नूर को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। फहद खामोशी से इसे देखता रहा। इसके दिल में शदीद बोझ उतर आया। इसे यूं लगा जैसे इसके खानदान के गुनाहों का सर एक बार फिर आसिफा की जिंदगी पर छा गया हो। इसने आहिस्ता से आसिफा का हाथ थाम लिया और भारी आवाज में कहा कि अगर मेरे खानदान की वजह से तुमने इतना दुख सहा है तो मैं उम्र भर इसका कुफारा अदा करता रहूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझसे दूर जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। आसिफा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ इसकी तरफ देखा। इसके दिल में लम्हा भर को शदीद दर्द उठा, मगर अगले ही लम्हे इसने इन तमाम लम्हों को याद किया जब फहद ने इसकी हिफाजत की थी, इसके लिए जान खतरे में डाली थी और हर आजमाइश में इसका साथ दिया था। इसने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा कि इंसान अपने बाप के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं होता। अगर किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है तो शायद इसलिए कि माजी के सारे जख्म इसी मोहब्बत से भर सके। ये सुनकर फहद की आंखों में नमी उतर आई। इसने पहली बार खुलकर आसिफा को अपने सीने से लगा लिया। वो लम्हा दोनों के लिए माजी की तमाम तलखियों पर मोहब्बत की फतह का ऐलान था। मगर हमजा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इसने फाइल से एक और दस्तावेज निकाली और कहा कि असल हैरान कुन बात अभी बाकी है। किशोर बेगम ने अपने बयान में यह भी लिखा है कि आसिफा के वालिद ने मरने से पहले अपनी जायदाद और कुछ खुफिया सरमाया एक ट्रस्ट में मुंतकिल किया था और इस ट्रस्ट के वाहिद वारिस आसिफा है। ये सुनकर आसिफा हैरत से साकित रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने बचपन से गुर्बत और जिल्लत के सिवा कुछ न देखा, वो दरअसल इस बड़ी जायदाद की मालिक हो सकती है। हमजा ने मजीद बताया कि ये तमाम असासे बरसों से खुफिया रखे गए थे और अब कानूनी तौर पर आसिफा के नाम मुंतकिल किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह था कि आसिफा अब सिर्फ फहद के घर की बहू नहीं, बल्कि खुद भी एक आजाद और खुद मुख्तार वारिस थी। यह खबर सुनकर आसिफा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि किस्मत ने इसे सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आजमाया था, बल्कि शायद इसे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए हर कठिन रास्ते से गुजारा था। चंद दिन बाद फहद हॉस्पिटल से घर वापस आ गया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कुछ जैसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौट चुका था। इसने फैसला किया कि वो अपने वालिद की विरासत को सिर्फ दौलत के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इसने फहद से कहा कि वो एक ऐसा इदारा कायम करना चाहती है जहां यतीम और बेसहारा लड़कियों को तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दी जाए, ताकि कोई दूसरी आसिफा कभी फरोख्त न हो। फहद ने फख्र से इसकी तरफ देखा। इसे महसूस हुआ कि इसकी बीवी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहद मजबूत और बावक़ार औरत है। इसने फौरन इसके फैसले की हिमायत की। चंद हफ्ते बाद महल में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग, मीडिया और कानूनी हिकाम सब मौजूद थे। इसी तकरीब में आसिफा के नाम से कायम होने वाली इदारे नूर हयात फाउंडेशन का ऐलान होना था। आसिफा ने नूर को गोद में उठाया हुआ था और फहद इसके साथ खड़ा था। सब कुछ कामिल लग रहा था, मगर तकरीब के दौरान अचानक मरकजी दरवाजे पर हलचल मची। सबकी नजरें इधर उठ गई।
दरवाजे पर जुबैदा खड़ी थी, वही फुप्पू जिसने कभी इसे 50 लाख में बेच दिया गया था। मगर आज इसके चेहरे पर गुरूर नहीं, खौफ और शिकस्त थी। इसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो शदीद बीमार दिखाई दे रही थी। जुबैदा रोते हुए आसिफा के कदमों में गिर गई और कहा कि शकील ने इसे छोड़ दिया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और इसकी अपनी बेटी मौत के दिहाने पर है। इसने हाथ जोड़कर आसिफा से मदद की भीख मांगी। पूरा हॉल खामोश हो गया, सबकी नजरें आसिफा पर थी। ये वो लम्हा था जहां इसे फैसला करना था कि वो बदला लेगी या रहम दिखाएगी। पूरा हॉल खामोश था, हर निगाह आसिफा पर जमी हुई थी। सामने जुबैदा अपने आंसुओं में डूबी जमीन पर बैठी थी। इसके साथ खड़ी नन्ही बच्ची कमजोरी से कांप रही थी। वही जुबैदा जिसने कभी लालच में आकर अपनी यतीम भतीजी को एक सौदे की तरह बेच दिया था, आज इसी भतीजी के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। आसिफा के दिल में एक लम्हे के लिए माजी के सारे जख्म जाग उठे। वो रातें जब वो फुप्पू के घर चुपचाप आंसू बहाती थी, वो दिन जब इसे नौकरानी की तरह रखा गया, वो लम्हा जब इसकी मिन्नतों को ठुकराकर इसे जबरदस्ती निकाह के लिए ढकेला गया, सब एक साथ इसकी नजरों के सामने घूम गया। इसके दिल में दर्द की एक ठेस उठी, मगर फिर इसने अपनी बाहों में मौजूद नूर की तरफ देखा। इस नन्हे से वजूद ने जैसे इसके दिल में मौजूद सारी तलखी पिघला दी। इसे एहसास हुआ कि वो अब वो कमजोरी लड़की नहीं रही जो जुल्म सहकर खामोश रह जाती थी। वो एक माँ थी, एक मजबूत औरत थी और सबसे बढ़कर वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां इंतकाम से ज्यादा माफी की ताकत होती है। जुबैदा रोते हुए कह रही थी कि शकील ने जुआ खेलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, फरज ख्वाहों ने घर छीन लिया और अब इसकी अपनी बेटी शदीद बीमार है। डॉक्टर्स ने फौरी इलाज के लिए बड़ी रकम मांगी है। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि हॉल में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। फहद खामोशी से आसिफा को देख रहा था। वो जानता था कि आज आसिफा का फैसला इसकी असल अजमत को साबित करेगा। आसिफा चंद लम्हे खामोश रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जुबैदा के करीब गई। सबकी सांसें थम गई। जुबैदा ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। आसिफा ने झुककर इसकी बेटी के माथे पर हाथ रखा। बच्ची का जिस्म बुखार से तप रहा था। आसिफा की आंखों में नमी उतर आई। इसने धीरे से कहा कि जुल्म करने वाला हमेशा अपने अंजाम को पहुंचता है, मगर अगर मैं भी आज तुमसे बदला लूं तो मुझ में और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर जुबैदा फूट फूट कर रोने लगी। आसिफा ने फहद की तरफ देखा। फहद ने खामोशी से सर हिलाया। इसकी आंखों में फख्र था। आसिफा ने फौरन डॉक्टर्स को बुलाने का हुक्म दिया और जुबैदा की बेटी का इलाज के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। पूरा हॉल इस फैसले पर हैरान रह गया। जुबैदा इसके कदमों में गिरकर रोती रही, मगर आसिफा ने इसे उठा लिया और कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, मगर ये माफी इसलिए नहीं कि तुम इसके काबिल थी, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद करना चाहती हूँ। यह मंजर देखकर फहद के दिल में आसिफा के लिए मोहब्बत और एहतराम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इसे महसूस हुआ कि इसने सिर्फ एक खूबसूरत औरत से नहीं, बल्कि एक अज़म दिल रखने वाली इंसान से मोहब्बत की है। तकरीब दोबारा शुरू हुई। स्टेज पर आसिफा और फहद एक साथ खड़े थे। मीडिया के कैमरे इनकी तरफ मुतवज्जा थे। आसिफा ने माइक थामा। इसकी आवाज में अजीब सी पुख्तगी थी। इसने कहा कि मैंने जिंदगी में गुर्बत, बेबसी, धोखा और जिल्लत सब देखा है। मुझे एक सौदे की तरह बेचा गया। मेरी मर्जी के बगैर मेरा मुस्तकबिल तय किया गया, मगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसे लोगों से नवाजा जिन्होंने मुझे दोबारा जीना सिखाया। इसने फहद की तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत चमक रही थी। फिर इसने ऐलान किया कि नूर हयात फाउंडेशन हर इस बेसहारा लड़की के लिए उम्मीद का चिराग होगी जो हालत के हाथों मजबूर होकर अपनी इज्जत और ख्वाब खोने के दहाने पर हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। चंद माह बाद नूर हयात फाउंडेशन शहर का सबसे मुताबिर इदारा बन चुका था। वहां दर्जनों यतीम लड़कियां रह रही थी, तालीम हासिल कर रही थी और एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। आसिफा अक्सर इन लड़कियों के दरमियान बैठकर इन्हें अपनी कहानी सुनाती और कहती कि किस्मत कितनी ही जालिम क्यों ना लगे, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो एक दिन वही किस्मत इसके सामने सर झुका देती है। फहद ने भी अपनी तमाम कारोबारी सलाहियत इस इदारे की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। नूर दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और हर रोज अपने माँ बाप की मोहब्बत का मरकज बनता जा रहा था। इसकी हंसी पूरे महल में खुशियों की गूंज बिखेर देती। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था।
महल के बाग में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। आसिफा के झूले पर बैठी नूर को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। फहद खामोशी से इसके पास आया और इसके साथ बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर फहद ने आसिफा का हाथ थाम कर कहा कि याद है पहली रात मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक वारिस की माँ हो। आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम सिर्फ मेरे बेटे की माँ नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। आसिफा की आंखों में नमी उतर आई। उसने मुस्कुराकर कहा कि और याद है मैं सोचती थी काश मुझे भी मेरी खूबसूरती जैसा खूबसूरत नसीब मिलता। फिर उसने फहद की तरफ देखा और धीरे से कहा कि शायद खुदा ने मेरी हर दुआ सुन ली थी, बस मुझे इस दुआ तक पहुंचने के लिए अंधेरों से गुजरना पड़ा। फहद ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। नूर इन दोनों के दरमियान हंसने लगा। आसमान पर चांद निकल आया था और इसकी चांदनी इन तीनों पर बरस रही थी। आसिफा ने सर फहद के कंधे पर रख दिया। इसके होठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। वो जान चुकी थी कि किस्मत कभी कभी इंसान को आजमाइशों के रेगिस्तान से गुजारती है, ताकि आखिर में इसे मोहब्बत का वो समंदर दे सके जिसकी गहराई का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने प्यास झेली हो। और यूं ये गरीब यतीम लड़की जिसे कभी 50 लाख में बेच दिया गया था, आखिरकार अपने नसीब की हसल मलिका बन गई। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।